हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैंने यूपी टेट के से रिलेटेड बहुत छोटे छोटे टॉपिक को लिया हुआ है, जिससे हर बार यूपी टेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे अवश्य रहते हैं। ये छोटे टॉपिक देखने में लगते हैं, लेकिन ये बड़े कमाल का काम करते हैं कि एक क्वेश्चन एक कवर कर ले जाते हैं। जैसे कि कीट भक्षी पौधे, दलहनी और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का टॉपिक, श्वेत क्रांति, इस छोटे छोटे टॉपिक जिससे क्वेश्चन रहते हैं। हरित क्रांति के अंतर्गत निम्न कार्य किए गए, क्या बदलाव हुआ, और महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादक राज्य से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो इस सबसे छोटे छोटे टॉपिक ये देखने में लगते हैं, लेकिन इन सब से मैंने ये मेरा इलाहाबाद के नोट्स का PDF है, मैंने बनाया हुआ है। आप इसको पढ़िए, देखिए। आपकी अगर सफलता में एक थोड़ा सा रुकावट आ रही है, मेरी वीडियो आपके लिए लाभकारी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने भी सन 2019 में टेट दिया हुआ है, तो मैं ये मेरे सब नोट्स इलाहाबाद के से हैं, तो कोचिंग में वही पढ़ाए जाते हैं जो क्रीम क्वेश्चन जिससे क्वेश्चन टॉपिक से बनते हैं। तो ये क्वेश्चन वहीं उसी मेरे नोट्स से हैं। चलिए देखते हैं कीट भक्षी पौधे क्या हैं और इनके उदाहरण कौन कौन से हैं और किस तरह कीट भक्षी पौधों से आज तक क्वेश्चन पूछ सकता है। सिर्फ मेरे यही सब हैं और ये भी बताएंगे किस तरह का ये क्वेश्चन पूछता है, किस तरह का आता है। तो ये पहला जो इसका है, पहला जो क्वेश्चन है वो है कीट भक्षी पौधे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, बड़ा कर लेते हैं, कीट भक्षी पौधे। अब देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। कीट भक्षी पौधे वो पौधे होते हैं जो कुछ पौधे ऐसे दलहनी स्थान में पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। दलहनी स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है अथवा अभाव होता है। तो क्या होता है कि पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन की अधिकता होती है और कीटों को आकर्षित करने के लिए इसमें विभिन्न युक्तियाँ पाई जाती हैं पौधे में। वो नाइट्रोजन जैसे जहाँ वो पौधे कीट भक्षी पौधे वो होते हैं कि जैसे जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है तो अपने नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, ये कीटों को खाते हैं। अब वो कौन कौन से कीट हैं जो कीट भक्षी पौधे जो खाते हैं, पौधे कीट भक्षी हो जाते हैं, उनका नाम भी मैं बताऊंगी। ये विभिन्न युक्तियाँ क्या होती हैं, जैसे अब कोई प्लांट है तो उसकी पत्तियाँ, जैसे पत्तियाँ हैं बहुत ऐसी ऐसी प्लांट की पत्तियाँ होती हैं, तो इसकी पत्तियाँ जो है ऐसे खुली हुई होती हैं, ऐसे खुली हुई होती हैं। जैसे कोई यहाँ कोई जानवर आके बैठा, ऐसे पत्तियाँ हैं तो ऐसे ऐसे खुली खुली हुई होती हैं। कोई कीट आके इस पे बैठा तो ये अंदर से फिर ऐसे कैप्सूल बंद कर लेती हैं। कुछ पत्तियाँ ऐसी होती हैं कि जैसे पत्तियाँ हैं इसमें ऐसे ऐसे खुरदुरा पत्तियाँ ऐसे निकली हुई हैं, ऐसे है कीट आया उसके अंदर गया बैठा, यहाँ पे चिपचिप पदार्थ होते हैं जाके वहीं चिपक जाता, निकल ही नहीं पाता। तो ये यही है कि इसमें बहुत ही प्रकार की युक्तियाँ पाई जाती हैं जो ऐसे कीड़ों को आकर्षित करती हैं। अब ये समझिए कि ये भारत में कहाँ कहाँ ये पौधे पाए जाते हैं। तो भारत में दार्जिलिंग, नैनीताल, कश्मीर आदि में ये पौधे पाए जाते हैं। ये पौधे कीट भक्षी पौधे हर जगह नहीं पाए जाते, ये तो नैनीताल, दार्जिलिंग में, नैनीताल में, कश्मीर में आदि में ये पौधे पाए जाते हैं। और कीट भक्षी पौधे का उदाहरण आप समझ लीजिए, वो कीट भक्षी पौधे कौन कौन से, अभी याद कर होना चाहिए आपको, दार्जिलिंग, नैनीताल और कश्मीर। कीट भक्षी पौधे कौन कौन से हैं, तो पहला है घटपर्णी, यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथिस और ड्रोसेरा। यही 4 पौधे कीट भक्षी पौधे के उदाहरण में आते हैं। यही घटपर्णी है, यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथिस और ड्रोसेरा। अगला टॉपिक, अगला चीज देखते हैं क्या है। यूट्रिकुलेरिया एकमात्र जलीय कीट भक्षी, जो यूट्रिकुलेरिया है एकमात्र 3 चारों में से एक है। ये है
कि ये सिर्फ जो है जल में पाया जाता है। अब एक चीज़ समझिए, अब इससे क्वेश्चन किस तरह का बनता है। क्वेश्चन इसमें ये बनेगा कि निम्नलिखित में से कीटभक्षी पौधे कौन-कौन से हैं, तो उसमें से 3 नाम देगा। जैसे घटपड़ी दिया, यूट्रिकुलेरिया दिया, नेपेंथिस दिया, चौथा कोई जैसे यूकेलिप्टस दे दिया। तो 3 तो हैं, कौन-सा नहीं है, तो यूकेलिप्टस नहीं, ऐसे करके पूछता है। 4 नाम अगर और कोई प्लांट का दिया, उसमें से 3 कोई किसी और का दिया, तो एक जो है यूट्रिकुलेरिया दी, इसमें से कौन है, या तो घटपड़ी दे दिया, उसमें तो इस तरह से क्वेश्चन बने हैं। और ये इससे इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं कि जो ये पौधे हैं, कीटभक्षी पौधे किस जगह में पाए जाते हैं, उस जगह में पाए जाते हैं जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। अब तक इससे यही क्वेश्चन बने हैं। और रही बात ये नैनीताल, दार्जिलिंग, कश्मीर, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इससे भी बन सकता है कि इसमें कैसा टॉपिक है ये अब ईवीएस में पढ़ेंगे तो इससे एक रिलेटेड एक टॉपिक है। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से सन 2019 में मैंने टेट का पेपर दिया हुआ था। इस टॉपिक से छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन ना हो, आज तक ऐसा कोई कंपटीशन हुआ ही नहीं है इससे क्वेश्चन न पूछे। इस नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आप देखिए क्या है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में दलहनी फसलों की जड़ में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। यही पूछा था कि दलहनी फसलों की जड़ों में कि कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ये सन 2019 में मैंने टेट दिया हुआ था ईवीएस में। ये साइंस का चैप्टर, मतलब साइंस में समझा था, साइंस क्वेश्चन, ये साइंस से नहीं था। ये जो है ईवीएस के चैप्टर से, साइंस में नहीं, ईवीएस के चैप्टर से ये दिया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उससे ये क्वेश्चन था। तो इसमें सही आंसर क्या, राइजोबियम हमने लगाया था, क्वेश्चन मेरा सही भी था। दलहनी फसलों की जब बात करेगा तो राइजोबियम होगा। राइजोबियम नामक क्या है, एक बैक्टीरिया है जो, अब अगर धान की खेत देखकर नीचे देखिए, धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए अगर धान की खेत में पूछेगा, ये देखिए कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं। इसमें माइन्यूट से क्वेश्चन रहते हैं, और हम अगर थोड़ी सी लापरवाही करें तुरंत एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसमें एजोला और नीलहरित शैवाल होगा। अगर धान की खेत की बात करेगा तो एजोला और नीलहरित शैवाल होगा। ये नीलहरित शैवाल, एजोला एक टेरिडोफाइटा है। गेहूं जैसे अन्य खाद्य फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए क्या पाया जाता है, तो एजेटोबैक्टर। आज तक यूपी टेट के नाइट्रोजन स्थिरीकरण से यही 3 क्वेश्चन बने हैं। इसी से हर बार के एग्जाम में दलहनी फसलों का ज़्यादा करके पूछता है। ये गेहूं का भी, धान का भी पूछा। धान का भी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा है कि धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए कौन सा होता है जो पाया जाता है, तो एजोला एक टेरिडोफाइट है, और नीलहरित शैवाल ये शैवाल है जो पाई जाती है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वही जो काई लगती है धान के खेत में, देखे होंगे बरसात के समय पानी भरा से काई लगती है, वही काई क्या है, नीलहरित शैवाल है। और गेहूं के खेत में नाइट्रोजन से एजेटोबैक्टर है। एजेटोबैक्टर यह याद रहना चाहिए आपको। अगली टॉपिक की ओर चलते हैं, श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति से अब किस तरह का क्वेश्चन बनता है ये आप देख लीजिए, और आज तक कितने क्वेश्चन इससे बने हैं ये समझ लीजिए। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत मतलब सफ़ेद कौन होता है, दूध होता, दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का जनक, एक बार यूपी टेट की एग्जाम में पूछा है कि श्वेत क्रांति का जनक कौन है, तो वर्गीस कुरियन है। ये सब फेमस हैं कि ये सबसे क्वेश्चन ना रहे ऐसा नहीं है। श्वेत क्रांति की जन्मस्थली गुजरात को मानी जाती है। ऑपरेशन फ्लड एक बार पूछा था कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, सुनहरी क्रांति से है कि हरित क्रांति से है कि दूध क्रांति से है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दूध क्रांति से था। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाला देश कौन सा है, भारत है। इस टाइम भारत। ऑपरेशन फ्लड जो दूध उत्पादन से है, तो ये ऑपरेशन फ्लड जो है किसने चलाया था, तो एक बोर्ड है, एक क्वेश्चन दादा ये भी समझ, NDDB एक बोर्ड है। यही बोर्ड जो है 1970 के दशक में ये श्वेत क्रांति का
ऑपरेशन फ्लड चलाया था। उसमें क्या था, उस टाइम आप दूध की कमी थी। अब इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए क्या है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट डेवलपमेंट नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का फुल फॉर्म समझिए, यही है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। यही है जो ऑपरेशन फ्लड को चलाता है। दूध उत्पादन की एक संस्था है जो ऑपरेशन फ्लड को सारा दूध उत्पादन कैसे, उसका केसिंग कितना, सब ये डिसाइड करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, जानते हैं? ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस, एक बार ये मुर्रा नस्ली पर बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा था कि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस, सर्वाधिक दूध जो मुर्रा नस्ल की भैंस देती है, लेकिन भारत में सर्वाधिक वसा यानी घी देने वाली भैंस ये भदावरी होती है। तो उसमें एग्जाम में यही पूछा था, भारत में सर्वाधिक वसा यानी घी देने वाली गैस जो घी जिस भैंस के दूध से ज़्यादा निकलता है वो भदावरी है। ये भी हमारी यूपी टेट के ही टॉपिक में है। आप पढ़िए, किससे कब कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, कहा नहीं जा सकता। भारत में भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय तो साहिवाल गाय है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय तो विश्व में सर्वाधिक तो होल्स्टीन फ्रीजियन नीदरलैंड हॉलैंड में पाई जाती है। तो ये होगा नीदरलैंड और होल्स्टीन फ्रीजियन। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है हरित क्रांति। हरित क्रांति से क्वेश्चन न बने ऐसा आज तक तो हुआ नहीं है और आगे भी किसी एग्जाम में होगा नहीं। ऐसा मत समझिएगा कि हरित क्रांति से क्वेश्चन न पूछे, ऐसा नहीं हो सकता। क्वेश्चन है, चलिए देखिए, हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में। एक बार हरित क्रांति की पूछा था कि किससे संबंधित खाद्यान्न उत्पादन। एक बार क्वेश्चन पूछा हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई, तो 1966 से 67 के में हुई। हरित क्रांति की शुरुआत जो है किस जगह से हुई, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ। हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ माना जाता है, तो हरित क्रांति की जन्म पंतनगर विश्वविद्यालय उत्तराखंड में है। यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ये पंतनगर समझ रहे हैं। कृषि का पहला जो विश्वविद्यालय खुला, ये पंतनगर विश्वविद्यालय उत्तराखंड में खुला था। ये शायद 1970 के दशक में की भी बात है, ये खोला गया था पहला जो है कृषि विद्यालय। और ये क्वेश्चन इससे अब क्वेश्चन किस तरह के पूछता है, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जनक कौन सा? नॉर्मन बोरलॉग। ये बहुत बार एग्जाम, हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति का जनक के एम.एस. स्वामीनाथन। आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको चीज़ को याद कर लीजिए, अच्छे से उसको देखिए कि अगर हरित क्रांति का सिर्फ जनक पूछे कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग। अगर भारत में हरित क्रांति का जनक पूछे कि अपने भारत में कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन थे। ये विश्व के थे। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन। अगर हरित क्रांति का जनक या विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग आप लगाइएगा। ये क्वेश्चन दोनों में कंफ्यूजन होता है, आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये और रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार के एग्जाम में पूछता है। अगर हरित क्रांति टच किया तो, अगर ये सब नहीं पूछा शुरुआत कब हुई खाद्यान्न उत्पादन से, तो ये इससे क्वेश्चन रहते हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ यह मिला कि भारत खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर हो गया। अब लाभ की क्या हुआ? खाद्यान्न मामलों में आत्मनिर्भर हो गया। किसी के सामने किसी विदेशी देश से कुछ आप कहने की मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हरित क्रांति के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए गए, जैसे एचयूवी प्रजाति के बीज का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का प्रयोग,
सिंचाई के साधन, नहर और नलकूप की व्यवस्था हुई। हरित क्रांति सर्वाधिक लाभ ये भी पूछा गया है कि हरित क्रांति के जो परिणाम स्वरूप किस फसल को ज़्यादा लाभ हुआ तो गेहूं को, और सर्वाधिक नुकसान किसी को हुआ तो मोटे अनाजों को, मतलब ज्वार बाजरा और मक्का को नुकसान हुआ तो इसकी पैदावार कम हो गई। आज भी ज्वार बाजरा मक्का की पैदावार कम होती है, लेकिन हमारे यहाँ गेहूं चावल ज़्यादा उत्पादन होते हैं। हर घर में हर किसी का खेत खाली नहीं, तो लेकिन कोई ज्वार बाजरा मक्का, क्योंकि इसकी पैदावार पे कोई प्रभाव, इसके लिए पैदावार पे नुकसान हुआ था, इसकी पैदावार में घटाव आया था। हरित क्रांति के दौरान रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का प्रयोग के कारण प्रदूषण का तेजी से विस्तार और जल प्रदूषण, मतलब कि जब क्या हुआ हरित क्रांति के परिणाम से क्या, जब रासायनिक उर्वरक ज़्यादातर डाई और जो खाद ये कीटनाशकों के प्रयोग के लिए प्रदूषण के जो इस्तेमाल किए गए, इससे वायु प्रदूषण जल प्रदूषण बहुत तेज बढ़ा, वायु प्रदूषण भी और जल प्रदूषण भी। इसके परिणाम स्वरूप यही हुआ। अगला टॉपिक देखते हैं, महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादक राज्य। ये भी टेट में पूछा है कि जैसे धान का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य क्या है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा है। धान का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। ये नहीं होगा, यहाँ धान होगा। धान का सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य पंजाब है। धान का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पंजाब है। गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादन करने वाला राजस्थान। भारत में सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला, मछली उत्पादन की एक बार पूछा था, भारत में सर्वाधिक मछली उत्पादन तो आंध्र प्रदेश है और तिलहन उत्पादन में राजस्थान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, केसर का सबसे ज़्यादा, आपको पता ही होगा केसर सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, जम्मू कश्मीर में होती है। मूंगफली कहाँ होती है, गुजरात में होती है। नारियल केरल में होता है। केरल में एक चीज़ और होता है, रबड़ का 98% उत्पादन कौन करता है, केरल करता है। और इतना उत्पादन कहीं से नहीं, अगर रबड़ जो भी यूज होते हैं आते हैं, नारियल और रबड़ का 98% केरल करता है। और चाय तो आप जानते हैं आसाम में। एक आप ट्रिक समझ लीजिए, ये ट्रिक है, ऐसे मूंगफली एक ट्रिक है, नमक, तो न से हो गया नमक और म से हो गया मूंगफली, क से हो गया कपास। ये तीन चीज़ों के उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पे। एक ट्रिक याद कर लीजिए, नमक सिर्फ याद कर लीजिए, नमक से नमक, मूंगफली, कपास, तीन चीज़ों के उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पे है। आशा करती हूँ आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। आप पढ़िए, मैं वही आपको नोट्स दे रही हूँ जो मैंने नोट्स पढ़ के खुद यूपी टेट क्लियर किया हुआ है। और ये मेरे इलाहाबाद के खुद के नोट्स हैं, कोचिंग के नोट्स हैं। मैंने लिया बनाया, आपको पीडीएफ के रूप में दे रही हूँ। आप हो सके पढ़िए। और सफलता में अगर एक वीडियो आपको लगे कि आपकी सफलता में ज़रा सा योगदान मेरा है, तो मैं आपको अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी कि आप घर बैठे इतने अच्छे वीडियो और इतने कोचिंग के नोट्स आप पा जा रहे हैं। मैंने इस नोट्स के लिए अपने घर से दूर गई, कितना पैसा खर्च किया, कितना मैंने जतन किया, तब मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। मैंने कितना नोट्स बनाए हैं, कितने रजिस्टर मेरे पास हैं, कितने खुद के नोट्स हैं, पीडीएफ हैं। तो अगर आपको यह अच्छी लगी वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। जैसे जैसे कोई भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले वो आपके पास पहुँचे, वो आपकी सफलता में एक मेरा योगदान साबित हो। थैंक यू।